नमस्कार दोस्तों। सावधान टाइम्स में भारत के वीर एवं वीरांगनाओं की कहानी, जिन्होंने स्वतंत्रता का सपना साकार करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध क्रांतिकारियों को एकजुट करके क्रांति की मशाल रोशन करने वाली भारतीय वीरांगना लक्ष्मीबाई की तलवार की धार ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। क्रांति का बिगुल फूंककर झांसी की रानी ने क्रांति की ज्वाला को ज्वालामुखी में बदल दिया तो हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर यह आवाज़ गूंजने लगी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जीवन के अंतिम क्षणों तक अंग्रेजों से लोहा लेने वाली प्रथम वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जीवन गाथा। दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को बनारस में हुआ था। पिता का नाम श्री मोरोपंत तांबे था, जो चिंबाजी अम्मा जी के आश्रम में रहते थे। उनकी माता का नाम भागीरथी था, जो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। बचपन में ही इस बालिका का नाम मन्नू यानी मनी कर्णिका रखा गया था। 4 बरस के आयु में समय उनकी माता का देहांत हो गया। मातृविहीन बालिका को पिता ने ही माता का प्यार दिया। चिंबाजी अप्पा की मृत्यु हो जाने के बाद बाजीराव पेशवा ने उनके पिता को बिठूर बुला लिया। अब बालिका लक्ष्मीबाई पेशवा परिवार में प्यार से पलने लगी। इस बालिका को बाजीराव पेशवा प्यार से छबीली कहकर पुकारते थे। बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब और राव साहब के साथ मन्नू की शिक्षा प्रारंभ हुई। नाना और राव मन्नू से 4-5 बरस बड़े थे। उन्हीं के साथ मन्नू ने घोड़सवारी, तीरंदाजी, मलखम एवं युद्ध कला का निपुण्य प्राप्त किया। बाजीराव पेशवा ने इन तीनों में देशभक्ति के बीज का रोपण किया। नन्ही मन्नू का जब हाथी पर बैठने का हठ ठुकरा दिया तो उसके पिता ने कहा कि बेटी, तेरे भाग में हाथी कहाँ है। रोती हुई बालिका को तुरंत अपने अपमान का एहसास हुआ और वह आंसू पोंछकर विश्वासपूर्ण अपने आवाज़ में कही कि बाबा, मेरे भाग में एक नहीं 10-10 हाथी हैं। उन्हीं दिनों पेशवा के यहाँ मिलने के लिए तात्या दीक्षित आए थे, जो गुरु कहलाते थे। उनकी मोरोपंत से भेंट हुई। तात्या दीक्षित ने मन्नू की जन्मपत्री देखी और बोले, यह किसी राजा की रानी बनेगी। उन्हीं तात्या दीक्षित की मध्यस्थता में मन्नू का विवाह झांसी के राजा शिवराम भाऊ के द्वितीय पुत्र महाराजा गंगाधर राव से तय हुआ। मन्नू अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन चुकी थी। उनके गुणों को सुगंध गंगाधर राव को महाराष्ट्र परंपरा की तरह स्त्रियों की स्वतंत्रता प्रिय नहीं थी। उन्होंने अपने महल में रविनिवास की अवस्था बनाई थी ताकि रानी लक्ष्मीबाई पूर्णतः स्वतंत्र विचारों की थी। सन 1851 में उल्लास और प्रसन्नता से भर उठे। प्रश्नकाल के उपरांत अभी उनका स्वास्थ्य सुधरा भी नहीं था कि एक 3 महीने के बाद वह बालक चल बसा। राजा ने दत्तक पुत्र लेने का विचार किया। रानी की सहमति से दत्तक पुत्र का विधान पूर्ण हुआ। उस समय झांसी के राज में पॉलिटिकल एजेंट मेजर एलिस एवं कैप्टन मार्टिक भी उपस्थित थे। उन्होंने बालक आनंद राय का नाम गोद लेने के बाद दामोदर राव रखा। सन 1853 को महाराजा गंगाधर राव का देहांतवास हो गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने दत्तक पुत्र को नामंजूर कर दिया। डलहौजी का आदेश झांसी के दरबार में मेजर एलिस द्वारा पढ़कर सुनाया गया तो झांसी की रानी क्रोधित होकर सिंहनी की तरह गरज उठी और कहा, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। सुना तुमने, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनका प्रथम विस्फोट 29 मार्च को मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर कलकत्ता में एक अंग्रेज अधिकारी मेजर हुसैन को गोली मारकर
हुआ और 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। रानी को अपने गुप्तचरों से समाचार मिले। उन्होंने मना किया, परंतु सैनिकों ने संघर्ष आरंभ कर दिया। 4 जून से 7 जून तक झांसी में युद्ध होता रहा। अंत में 8 जून के क्रांतिकारियों और सैनिकों ने आज़ादी की घोषणा कर दी और खुशी से ध्वज फहराते हुए दिल्ली की ओर चले गए। 5 जून 1857 से 4 अप्रैल 1858 तक झांसी पर रानी लक्ष्मीबाई ने शासन किया। अपने छोटे से शासनकाल में रानी का प्रथम तो घर के शत्रुओं से निपटना पड़ा, जिसमें सदाशिवराव पानेरकर थे। ठाकुर सागर सिंह को युद्ध के पर उनका मन स्वतंत्रता संग्राम की ओर मोड़ा। बाद में उसे अपनी सेना में सेनानायक का दायित्व सौंपा, जहां वह बलिदानी बना। अंतिम दिनों में 23 मार्च 1858 को हीरोज ने झांसी पर आक्रमण कर दिया, जहां रानी के नेतृत्व में 9 दिन तक सेनाएं लड़ती रहीं। अंग्रेज बांदा की पराजय से परेशान थे, जिसके चलते उन्होंने झांसी के किले को चारों तरफ से घेर लिया। फिर भी रानी की हिम्मत नहीं हारी और वीरतापूर्वक अंग्रेजों से लड़ती रही। इसी दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सलाहकार के जरिए बांदा नवाब को राखी के जरिए मदद का पैगाम भेजा। उस समय अंग्रेजों से रानी का जबरदस्त युद्ध चल रहा था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई का दाहिना हाथ माने जाने वाले तोपची गुलाम गौस खान। तभी रानी ने अपने बच्चे को कमर में कसकर बांधा और झांसी के किले से कूद कर निकल पड़ी। कालपी में कुछ सैनिक टुकड़ियों की आज़ादी के लिए एकत्र हुई। वहाँ हीरोज अपनी विशाल सेना लेकर आ गया। इसी तरह से रघुनाथ सिंह अपनी रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और उनके सैनिकों को गढ़ी से स्थित सुरंग से बाहर निकाल दिया। सुरंग से निकलकर रानी ग्वालियर पहुंची। उसके साथ 2000 सैनिक थे। राव साहब की ग्वालियर विजय का हर्षोन्माद हो गया। यहाँ का अमूल खजाना ग्वालियर की खजांची अमरचंद्र बाड़िया ने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को मैं चाबी में सौंप दिया, जिसे क्रांतिकारियों और सैनिकों का वेतन में बांटा गया। रानी लक्ष्मीबाई किले पर ही रही, बाकी सभी विजय उत्सव में कार्यक्रम में मस्त रहे, जबकि रानी लक्ष्मीबाई क्रांतिकारियों को यह सब ना करने के लिए हिदायत दे रही थी। किंतु राव साहब पेशवा ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। कुशल योद्धा तात्या टोपे भी राव साहब की पेशवा की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सके और वो स्थिति आ गया कि 14 जून को सिंधिया नरेश ने अंग्रेज सेना के साथ मिलकर ग्वालियर से क्रांतिकारियों को खदेड़ने की योजना बनाते हुए ग्वालियर को चारों ओर से घेर लिया। अंधेरे होने के बावजूद भी बुरी तरह से घायल हो गई थी। गिरते गिरते भी उन्होंने एक हमलावर को मौत का घाट उतार दिया। अंधेरा हो चुका था। रानी का सेवक रामचंद्र राव देशमुख रानी लक्ष्मीबाई के आदेश अनुसार उनके पुत्र को लेकर दक्षिण की ओर चले गए। गुल मोहम्मद और रघुनाथ सिंह घायल रानी को उठाकर मध्यवर्ती बाबा गंगादास की कुटिया में ले गए। अंधेरा होने के बावजूद भी महंत गंगादास ने रानी के चेहरे को पहचान लिया। उन्होंने उनका चेहरा धोया और गंगा जल पिलाया। उन्होंने थोड़ी चेतना आई तो रानी ने कहा, वासुदेव, मैं आपके सम्मुख नतमस्तक हूँ। हर हर महादेव। ऐसा कहकर उन्होंने कहा, थोड़ा होश आया, उन्होंने कहा कि हे भारत माँ, मेरे पास जो कुछ था मैंने देश को दे दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय आत्मा की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष होगा, होता रहेगा और तब तक होता रहेगा जब तक राष्ट्र की आत्मा पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो जाएगी। ऐसा कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। कर्णकुटी की लकड़ी से महारानी का दाह संस्कार घास फूस सब जुटाकर रानी के बगल में ही सुंदर को चिर निद्रा में सुलाया गया। रामचंद्र देशमुख दामोदर राव को देखकर दक्षिण की तरफ चले गए। रघुनाथ सिंह ने पुनः लौटकर अंग्रेजों से युद्ध किया और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। गुल मोहम्मद और बाबा गंगादास का शिष्य बनकर रह गया। कहते हैं कि वह तब तक उस कर्णकुटी के प्रांगण में डेरा डालकर बैठा रहा जब तक महारानी की शाश्वत कब्र के इर्द गिर्द
हरी हरी घासें नहीं उग गई। बस यही कहना चाहता हूँ कि भारत के लिए, इस देश के आज़ादी के लिए कितने वीरांगनाएं और वीरों ने अपनी कुर्बानी दी है। ये आज़ादी जो आपको मिली है वो यूं ही नहीं मिली। ये आज़ादी प्राप्त करने के लिए न जाने कितने वीरांगनाएं और वीरों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। तब हम आज इस हवा में शांति से जी रहे हैं और हम आज आज़ाद हैं। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह से आगे भी हम आपको वीरांगनाएं और वीरों की कहानियाँ सुनाता रहूँगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक दबाना ना भूलें। इसमें हमें पैसे तो नहीं मिलते, पर हौसला बुलंद होता है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आपको इससे भी अच्छी अच्छी अमर कहानियाँ, वीरों की कहानियाँ और वीरांगनाओं की कहानियाँ सुनाता रहूं।